हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से तैयारी दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर दैट इज वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक, वेव लाइक मोशन भी इलेक्ट्रॉन शो करता है, वेव लाइक नेचर भी शो करता है और हमारा पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करता है इलेक्ट्रॉन। उसी चीज के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल का थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दिया जाए। सबसे पहली चीज तो ये है कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, जैसे कि ये जो वीडियो है ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो है। यहाँ पे हम लोग टॉपिक कौन सा डील कर रहे हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग डीपीपी बोलते हैं, ये डीपीपी की एक शीट मिलेगी आपको जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जिसमें क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करिए। जस्ट नेक्स्ट डे यानी कि कल, ये वीडियो तो आपको आज दिख जाएगा, उसके बाद जो कल आएगा वहां डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है ये डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो लिंक्स अवेलेबल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com। सो ये दोनों चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। देन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, हर चैप्टर के आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। ये ढेर सारे एमसीक्यूज जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर देंगे। 500 प्लस लिखा हुआ है पर चैप्टर। फिर आते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे कंटिन्यूसली, जहां पे आपके वीकली सेशंस हुआ करेंगे। जितने भी डाउट्स आपको होते हैं वो आप लिख लीजिए, और जब लाइव इंटरेक्शन आपका आपके टीचर्स के साथ होता है वहां पे आप उनसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आता है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आपके टेस्ट हुआ करेंगे वीकली, आप उन्हें ध्यान से अच्छे से पढ़ के दें, क्योंकि यहीं से हमें तैयारी शुरू करनी है अगर आपको जेईई और नीट को अच्छे से क्रैक करना है तो। नेक्स्ट आता है गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एटसेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। सो आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम से रिलेटेड आ रहे हैं उन सब की अपडेट्स यहीं पे मिलती रहेंगी इसी चैनल पे। देन चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, इसका मतलब हर चैप्टर का एक समराइज्ड फॉर्म में एक वीडियो रिलीज होगा। वो वीडियो आप देखें और उससे आप पूरे अच्छे से, आपको सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे साथ ही साथ में। बट ये कंसेप्ट जो आप कवर होंगे यहाँ पे वो समरी होगी, तो इसलिए पहले आप डिटेल्ड वीडियोस को देखें, उसके बाद समरी के ऊपर जाएं। ठीक है। एंड लास्ट आता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे, उसमें आपके स्केड्यूल्ड फॉर्म में टेस्ट होंगे, जो कि अच्छे मतलब एक अच्छा लेवल होगा उन टेस्ट का, जिसके थ्रू आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका नॉलेज कितना है, कंसेप्ट कितने आपको क्लियर हो गए हैं और अभी एग्जैक्टली आप कितने पानी में हैं जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए। तो चलिए इसको वाइंड अप करते हुए हम सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ओके, सो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगलीज थ्योरी। यहाँ पे हम डी ब्रोगली जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो डी ब्रोगली की थ्योरी हम यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। डी ब्रोगली डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो डी ब्रोगली ने एक एक्सप्रेशन दिया जिससे आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, which is associated with the moving electron। जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करेगा। अगर उस पर जैसे कोई लाइट पड़ रही है, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब किस वेवलेंथ की एनर्जी को वो अब्सॉर्ब कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे, कौन से वेवलेंथ की रेडिएशंस दे रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। सो वेवलेंथ का यूज तो हमें हर जगह पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। ओके, सो चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हमने मोमेंटम तो पढ़ ही लिया था, मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो लैम्डा इज एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। सो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और h जो है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द डी ब्रोगलीज इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग डी ब्रोगली की इक्वेशन बोलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, इसे हम लोग डी ब्रोगली की इक्वेशन
बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस हाइपोथेसिस वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड बाय डैवसन एंड जर्मर। तो ये जर्मर और डैवसन नाम के साइंटिस्ट्स ने इस हाइपोथेसिस को, जो ये इक्वेशन दी है, जो ये थ्योरी दी है, इसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी किया था। ओके, देन who proved wave like properties of electron in 1927। 1927 में इन लोगों ने wave like property of electron को justify कर दिया, proof कर दिया। Okay, now the dual nature of electron, that is particle nature as well as wave nature, was established experimentally। तो experimentally हमें ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, हमें इतना तो पता ही था ना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, हमें पता करना था उसका वेव लाइक नेचर। तो वेव लाइक नेचर हमने डी ब्रोगली की थ्योरी जो थी, जो इक्वेशन आई थी, उसके ऊपर डैवसन और जर्मर ने काम करके उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया 1927 में। यहां से आ गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। फिर Louis de Broglie pointed out that the wave behavior of an electron is similar to that of a standing wave। वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन का वो एक स्टैंडिंग वेव की तरह बिल्कुल दिखता है, ओके, बिल्कुल लगता है उसी के जैसा वो सिमिलर है। The circumference of each of the Bohr's orbit must be equal to an integral multiple of the wavelength of the wave associated with the moving electron। अब ये बहुत ध्यान से इसे समझना, डी ब्रोगली ने ये बोला था कि जो बोहर के मॉडल के हिसाब से जो किसी भी ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस है, जो किसी भी ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस है, दैट इज इक्वल to an integral multiple of the wavelength of the wave associated with the moving electron। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जो बोहर के ऑर्बिट थे ना उसके एटम के, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मूव करने के साथ साथ ही वो कोई वेवलेंथ होगी उसकी, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एसोसिएटेड होता है किसी ना किसी वेवलेंथ से। हमने बोला ना इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर भी है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन के, उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की एसोसिएशन किसी वेवलेंथ के साथ होगी। तो हमने ये बोला कि भाई जो सरकमफेरेंस है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का, दैट वुड बी इक्वल टू द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ of the wave associated with the electron। इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की वेवलेंथ जो है उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल इज एक्चुअली इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो उसी ऑर्बिट की बात हो रही है और उसी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इस तरीके से हमने उन्हें रिलेट कर दिया, ओके। ऑर्बिट्स whose circumference are not equal to the integral multiple of the wavelength are impossible for existence। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे ऑर्बिट्स जो हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं ना कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है की बात कर रहे हैं हम, ये ऑर्बिट भी होगा, ये ऑर्बिट भी होगा, ये ऑर्बिट भी होगा। तो पहले आप ये चेक कर लो कि उस ऑर्बिट की क्या जो सरकमफेरेंस है वो उस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, मतलब उस के इलेक्ट्रॉन के से एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है क्या। अगर उसके वेव के वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर उस स्पेसिफिक ऑर्बिट का वेव जो सरकमफ्रेंस है वो नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे वो ऑर्बिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इन 1927 the picture of electron moving in fixed orbit was abandoned when the German physicist Werner Heisenberg pointed out that both the position and the momentum of subatomic particles cannot be accurately determined simultaneously। So Heisenberg's uncertainty principle जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी आप एक साथ पता नहीं लगा सकते, ओके। सो देखिए उन्होंने यही बोला कि यू कैन नॉट एक्चुअली पॉइंट आउट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल एक्यूरेटली। आप सबएटॉमिक पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लगा सकते। दिस वाज सेड बाय हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग के बोलने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन का एक पिक्चर था ना जो हमने बनाया था भाई ऑर्बिट में घूमता हुआ वाला, वो रिजेक्ट हो गया कि आप कैसे बता रहे हो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है और वो भी इस वेलोसिटी से, इस मोमेंटम से और उस पोजीशन में, आप नहीं बता सकते। सो इस फोटो को, इस पिक्चर को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। आगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट Erwin Schrödinger derived an equation called Schrödinger wave equation to describe the behavior and energies of electron। Schrödinger wave equation, इसी बीच में जब ये काम चल रहा था तो एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, इसका मतलब एक ऑस्ट्रियन
फिजिक्स का ज्ञान रखने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम जो है श्रॉडिंजर, ये बहुत फेमस है केमिस्ट्री की फील्ड में, इनको बड़ा जाना माने नाम है ये श्रॉडिंजर। तो ये श्रॉडिंजर ने एक श्रॉडिंजर वेव इक्वेशन दी और उस इक्वेशन से उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, द बिहेवियर एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि भाई एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है और उनकी एनर्जीज क्या क्या है, ये श्रॉडिंजर ने अपनी इक्वेशन से दिया। ओके, बेस्ड ऑन दिस वेव इक्वेशन द थ्री डायमेंशनल रीजन इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल रीजन इन स्पेस मतलब ये तो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये स्पेस है, न्यूक्लियस के बाहर का सब स्पेस होता है, ठीक है। सो based on this wave equation the three dimensional region in the space around the nucleus where the probability of finding an electron with a particular energy is determined to be maximum is called the atomic orbital। मतलब हमने ये बोला कि न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो स्पेस है ना, जो खाली स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को आप कहां कहां पा सकते हो, एक स्पेसिफिक एनर्जी एसोसिएटेड है हर इलेक्ट्रॉन से। तो हर आप एनर्जी पे अगर आप ध्यान दो तो हर इलेक्ट्रॉन से एक एनर्जी एसोसिएटेड है, अंदर वाले शेल में कम एनर्जी, बाहर वाले में थोड़ी ज्यादा एनर्जी, बाहर वाले में और ज्यादा एनर्जी, उसके बाहर वाले में और ज्यादा एनर्जी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम यूं बोलें कि डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा होती जाती है। तो इसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, फिर आखिरी आया इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? सो ऐसे जैसे कि जैसे जैसे इसका जो रेडियस है ना या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, एनर्जीज जो है वो भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है। सो अगेन आई वुड कम टू द स्टेटमेंट दैट बेस्ड ऑन दिस वेव इक्वेशन, श्रॉडिंजर ने जो वेव इक्वेशन दी थी इसके बेसिस पे ये जो थ्री डायमेंशनल रीजन हमें स्पेस में मिल रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद अ पर्टिकुलर एनर्जी इज डिटरमाइंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाना सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमें यहां मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस एरिया में मिलने की। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस जगह पे होती है मिलने की उसे एटॉमिक ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि वो जो पिक्चर थी ना एक, कि यहां इस तरीके से एटम है, इस तरीके से उसके शेल्स हैं, वहां उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम टुगेदर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन फॉर एनी सब एटॉमिक पार्टिकल। सो उसके रिजेक्ट होने के बाद हमने भाई एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है न्यूक्लियस के बाहर साइड के स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन को पाना सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, मतलब देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, और जहां वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा दैट वुड बी द एटॉमिक ऑर्बिट, जहां पे भी आपको वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पे उस जगह को, उस पर्टिकुलर एरिया को एटॉमिक ऑर्बिट बोला जाएगा। ठीक है। सो एटॉमिक ऑर्बिट क्या है, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। सो आप इसका ये क्या है, जैसे ये R1 है, दिस इज R2, सो दिस इज R3, अलग अलग रेडियस है। और अगर मैं बोलूं जैसे R1 है तो R1 सबसे छोटा है, उससे ज्यादा R2 है, उससे भी ज्यादा R3 है ना। सो ऐसे ही E1 एनर्जी रिलेटेड टू R1, मतलब इस वाले शेल से जो रेडियस है ना R1, इतने में एनर्जी सबसे कम है, इससे ज्यादा है E2 और उससे भी ज्यादा है E3। ये एनर्जीज हैं और ये रेडियस हैं उन शेल्स के। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ on the basis of Schrodinger's wave equation, a quantum mechanical model of atom has been proposed. एक quantum mechanical model propose किया गया Schrodinger की wave equation के basis पे। In this model, the state of an electron in an atom can be explained with respect to 4 quantum numbers. अब ये बड़ी खास चीज है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्टेट को, वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन सा उसका स्पिन कैसा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, ये सारी चीजें 4 क्वांटम नंबर्स के थ्रू आप उसे डिनोट कर सकते हो। अमंग दीज 3 क्वांटम नंबर्स, नेमली द प्रिंसिपल, द azimuthal and the magnetic quantum number have derived from Schrodinger's wave equation. So
चार में से तीन क्वांटम नंबर्स जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन क्वांटम नंबर्स जो हैं ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से डिस्क्राइब किए गए हैं या उन्हीं से हमने इनको डिराइव किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं एंड n कैन बी एनी होल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कोई सा भी एक होल नंबर हो सकता है, जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल एंड इट्स साइज। तो ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, कितना साइज होगा, ये सारी चीजें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। लाइक जिसका 1 होगा उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, फिर जो सेकंड होगा उसका साइज शेल का बड़ा होगा, 3 वाले का थोड़ा और बड़ा होगा, 4 वाले का थोड़ा और बड़ा होगा। तो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आते जाते हो वैसे वैसे शेल का साइज इंक्रीज होता जाता है और शेल के साइज इंक्रीज होने के साथ साथ उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ता जाता है। तो ये इनर वाला जो शेल है इसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, सो इट्स वैल्यू कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लार्जर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हायर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एंड ग्रेटर द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ऑब्वियस चीज है, यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस इधर वाले इलेक्ट्रॉन से तो कम ही होगा। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल आल्सो इंक्रीज। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो इससे ज्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है। ठीक है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यह बताता है कि जो हमारे सबशेल्स आ गए थे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, S, P, D एंड F, इनका फुल फॉर्म क्या है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये इनके फुल फॉर्म्स हैं। तो ये सब शेल हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं बात करूं किसी भी एटम की, उसका न्यूक्लियस है, ये उसका एक शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, तो ये हर शेल में वी ऑल्सो हैव सब शेल्स। हमारे पास सब शेल्स भी हैं, मतलब हमारे नहीं, एटम के पास, जैसे इसमें एक और दो सब शेल आपको इसमें मिलते हैं, अंदर वाले में आपको सिर्फ एक मिलता है। क्लियर, सो ये सब शेल्स है, SPDF। क्लियर हुआ। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो सब शेल बताता है कि कौन सा है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं L से, इसे हम डिनोट करते हैं L से, और इस L का एजीम्यूथल के नाम से कोई लेना देना नहीं है। A से लेके वो L में, वो L तो लास्ट है। जैसे चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी N से कोई लेना देना नहीं था, है ना, उसका जो डिनोट कर, जिसका डिनोशन है, वो डिनोट जिससे हम कर रहे हैं वो अल्फाबेट का नाम से कोई लेना देना नहीं है। बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम M से करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को S से करते हैं। ये दो ही बस ऐसे हैं जो अपने नाम से बिल्कुल भिन्न होकर अलग से ही चले गए हैं। ठीक है, एनीवेज, तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है और इसे हम निकालते कैसे हैं, इट इज एक्चुअली n-1। एंड वन मोर थिंग, ये स्टार्ट होता है 0 से। सो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3, 0 1 2 3, इस तरीके से होता है। सो L जो है वो n-1 है। अब अगर समझ लीजिए कि मुझे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकालना है मेरे थर्ड शेल के लिए, फॉर माई थर्ड शेल, तो थर्ड शेल का जो n हो जाएगा वो तो 3 हो जाएगा, n जो हो जाएगा थर्ड शेल का वो 3 हो जाएगा। और मैंने बोला है कि जो L होता है वो क्या होता है, n-1, है ना। सो n-1 वुड बी इक्वल टू 3-1 विच इज 2 तक पहुंचेगा। तो कितने हो जाएंगे, 0, 1, 2, ये। ठीक है, सो SPD जो हमारा थर्ड शेल है उसमें 3 सब शेल मिलते हैं, SPD। क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा मैं और अगर आपको डिस्क्राइब करके बताऊं, थोड़ा सा डिटेल में, बहुत ज्यादा तो नहीं।
देखिए फॉर n इज इक्वल्स टू 1 L वुड बी n माइनस 1 1 माइनस 1 0, बस इसमें एक ही होगा 0। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होगा क्योंकि 0 जो होता है वो s होता है, सो वी वुड हैव ओनली s सब शेल। देन व्हेन n इज इक्वल्स टू 2 वी वुड हैव l इज इक्वल्स टू n माइनस 1, दैट मींस 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो इसमें हो जाएंगे 2, 0 एंड 1, तो इसमें दो सब शेल हो गए s और p। जैसे यहां सिर्फ s था, यहां है s और p। फिर उसके बाद आता है n इक्वल्स टू 3, इसमें l इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 विच इज 2, तो हो गया इसमें 0, 1, 2, मतलब s, p और d। क्लियर होता जा रहा है? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन से शेल में कितने सब शेल हैं। दिस इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये देख लीजिए एक बार, ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा डिस्क्राइब करेगा। n दिए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4, l की वैल्यू दी हुई है 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3, जो मैंने आपको अभी समझाया वैसे ही। यहां तक तो मैंने आपको बता भी दिया था थर्ड शेल तक। फोर्थ शेल का ये है। फोर्थ शेल के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज एक्चुअली 4 माइनस 1 3, सो 0 1 2 3, 0 से लेके 3 तक आ गया। अब देखो अगर फर्स्ट शेल है और 0 का मतलब होता है s, तो कौन सा शेल हो जाएगा इसमें सब शेल, 1s। अब सेकेंड शेल है और इसमें l की वैल्यूज है 0 और 1, तो 0 होता है s और 1 होता है p। ओके, p तो हो गया 2s एंड 2p, तो 2s और 2p दो सब शेल है उसमें। ठीक है, फिर जो तीसरा वाला है उसमें 3s 3p 3d, फिर इसमें 4s 4p 4d 4f। तो क्या है ये एग्जैक्टली, वो ये है, देखिए न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, these are the shells। ओके, ये 3 शेल बनाए मैंने। अब इनमें मैं बनाता हूं सब शेल, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक ही है s को मैंने पिंक से बना दिया। दूसरे वाले में है s और p, तो ये पहले तो मैं s बना देता हूं, हर जगह है ना, ये s है। अब p देखिए, अभी मैं बहुत वेग डायग्राम बना रहा हूं वरना शेप भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हो गया p। अगर आपको ग्रीन दिख रहा हो यहां पे तो ये p हो गया। यहां पे s और p है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में है s, p और d। तो हम एक और कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं हम, s, p एंड d। ये इसके सब शेल है। तो अब देखिए ऐसा होता है एक एटम, बीच में न्यूक्लियस है, बाहर उसका एक शेल है, एक ही सब शेल है। बाहर आओगे तो दूसरा शेल में 2 सब शेल है, तीसरे में आओगे तो 1 2 3 सब शेल है। तो यहां है s, यहां है sp, यहां है spd, चौथे में है spdf। ठीक है, सो आई होप मेरे ख्याल में इससे बहुत अच्छे से समझ आ भी रहा होगा आपको कि दिस इज द d शेल, देन दिस इज द s एंड p है हमारा ग्रीन से, तो हम वो भी लिख देते हैं p एंड p। तो अब आप देखिए, आपको यहां समझ आएगा, ये है s, ये है p, s और p, ये है s, p और d थर्ड वाले में, और चौथे वाले में s, p, d, f। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, द एक्सप्लेनेशन फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय लॉन्डे। ठीक है, ये एक लॉन्डे नाम के साइंटिस्ट थे, तो उनने ये एक्सप्लेनेशन इस कंसेप्ट को दिया था कि जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो और मल्टीपल छोटी छोटी बारीक बारीक स्पेक्ट्रल लाइंस में पूरी डिवाइड होती है। तो उन छोटी छोटी बारीक बारीक स्पेक्ट्रल लाइंस का डिवीजन क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन वाज एक्चुअली गिवन बाय द साइंटिस्ट। Okay, now he postulated that in the presence of an external electric field or a magnetic field, an electron can have different spatial orientations for a particular angular momentum. अब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। उसके ओरिएंटेशन स्पेस में, भाई न्यूक्लियस के बाहर जितना एरिया है वो स्पेस है। जैसे मैंने बोला, अगर हमारी बॉडी आप न्यूक्लियस मान लेते हो तो हमारे जो भी आजू बाजू ये पूरी जगह है, दिस इज ऑल स्पेस। हमारी बॉडी से बाहर निकलते ही एवरीथिंग इज स्पेस। ठीक है, सो जो बाहर का जो स्पेस है पूरा, उसमें इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, एक स्पेशल ओरिएंटेशन या स्पेशल ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन अभी जैसे घूम रहा है, अभी उसमें चेंज आ जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई करते हो, ठीक है, उसके एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज आ जाता है। ओके, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्पेसिफाई द फर्दर सब डिविजन्स ऑफ सब शेल्स और एनर्जी सब लेवल्स। अब क्या किया, पहले तो था अभी तक शेल, ठीक है, पहले तो था शेल, फिर इस शेल में फर्दर थोड़े और आए सब शेल्स, है ना, 1 2, है ना, चलो 3 मान लेते हैं, 3 सब शेल। ओके, फिर इन सब शेल्स में भी फर्दर एनर्जी लेवल्स हैं और फर्दर एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। पहले भाई मेन तो शेल है, शेल में बहुत सारे सब शेल हैं, सब शेल भी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर एनर्जी लेवल्स। वही चीज यहां पे भी बोला जा रहा है कि हमारा कहां तक हो गया था, हाँ, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्पेसिफाई द फर्दर सब डिविजन्स ऑफ द सब शेल और एनर्जी सब लेवल्स। तो एनर्जी के सब शेल्स को भी फर्दर डिवाइड करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनाया गया। ओके, नाउ इट डिस्क्राइब्स द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय m। ये स्पेशियल ओरिएंटेशन बताता है किसी भी ऑर्बिटल का कि भाई जो ऑर्बिटल है वो कैसे ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे एस है तो वो स्फेरिकल होता है जनरली, पी जो होता है वो डंबल शेप का होता है, तो ऐसा डंबल शेप में इलेक्ट्रॉन पी में घूम रहा होता है। तो एक ही शेल है, जैसे समझ लो आपने सेकंड शेल की बात करी, सेकंड शेल में एस भी है और पी भी है, तो सेकंड शेल का जो एस होगा वो तो चुपचाप से गोल होगा, बट जो पी होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, यूं डंबल शेप में। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट भी ऑर्बिट का बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, एंड इट हैज वैल्यूज फ्रॉम लाइक -1 टू +1, और ये -1 +1 से लेके +1 +2 तक जाता है। कैसे, जैसे -1, जैसे ये -2 -1 0 +1 +2। अभी जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको और समझ आएगा कि ये चीजें एग्जैक्टली हैं क्या, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब ये दिए हैं उनने पूरी वैल्यूज, देखिए जैसे फर्स्ट में है उसकी वैल्यू L की वैल्यू 0 है, दैट मींस दिस इज ओनली S, ये S है, ये है S और P, ये है S P और D, ठीक है। अब ये तो आपको दिख ही रहा है कि S है तो 1S, फिर 2S। अब क्या है ये, जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम सब शेल के भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे S है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P जो होता है ना उसमें हम कह सकते हैं, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा P होता है उसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 इससे दिख रहे हैं अलग अलग, इसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी इसी प्रकार होती है ना, देखना इसका तो एक ही था, तो ये क्या दिया हुआ है, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, तो बस ये 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वाला भी दिया हुआ है 0, तो आप दूसरे वाले में भी लिख दो 0। तीसरा वाला जो है देखो उसमें क्या दिया हुआ है, -1 0 +1। सो अब आप इसको करो -1 0 +1। अब आप देखो कितने खन है उसमें, 3 खन है, 3 बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये और ये इस तरीके से वो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन को या तो ऐसा बना सकते हो या इलेक्ट्रॉन को ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं इलेक्ट्रॉन को बनाने के। दिस इज हाउ यू शो, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये अलग और फर्दर डिविजन्स एनर्जी के बताते हैं, क्लियर। अब ऐसे ही अगर आप P पे, तो ये S हो गया, P हो गया, आप D पे जाओगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर ऐसे ही आप उस पे F पे जाओगे तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भराते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं D में, ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको D का यहां करके दिखाता हूं डिवीजन। D में कितने बोले, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन हर एक बॉक्स में 2 आते हैं, टोटल 10 है, तो हम 5 बॉक्सेस बना दें, ये 5 बॉक्सेस बना दिए। अब ध्यान से देखो, ये DXY, दिस इज DXY, DYZ, ये वाला है DYZ, लास्ट वाला फिर क्या है DZX, ये हो जाएगा DZX, फिर है DX² - Y², इसे और हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। ये वाला है DX² - Y², और ये लास्ट वाला है DZ²,
ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जो हमारा आखिरी वाला है ना 3D वाला, उसके। अब इसमें फिलिंग आराम से कर लो आप, ये 1 2 3 4 5 और फिर पेयरिंग कर दो। अच्छा, अब इसमें भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक अलग कंसेप्ट है, जब आप 11th 12th प्रॉपर पढ़ेंगे तो वहां वो चीज पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम इतना समझ रहे हैं वो काफी है कि हमारा s ऑर्बिटल ऐसा दिखता है सब शेल, p वाला ऐसा है और d वाला ऐसा है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें फिलिंग बताते हैं। लाइक वो दिखा है -2 -1 0 +1 +2, ऐसे ही आप इसमें फिलिंग कर सकते हो, -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन भी होते हैं, वो अपने ही पोजीशन, वो ऐसे तो घूम ही रहा है चारों तरफ न्यूक्लियस के, और वो अपनी जगह पे भी घूम रहा है, तो वो एक्चुअल में ऐसा घूम रहा है, अपनी जगह पे भी घूमता जा रहा है, अपनी जगह पे भी घूमता जा रहा है, और रिवॉल्व भी कर रहा है जैसे प्लैनेट करता है। तो प्लैनेट अपनी जगह पे भी घूमता है रोटेशन, और अराउंड द सन भी घूमता है रिवॉल्यूशन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन करता है। अब वो जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो देखिए, इट वाज ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विद हाई रिजॉल्विंग पावर दैट द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सम एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ वेरी क्लोज लाइंस। ठीक है, तो बहुत क्लोज लाइन, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें से ऐसे, मतलब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्विंग पावर वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसके थ्रू हमने ये नोटिस किया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है कुछ एटम्स की, उसमें लाइंस बहुत पास पास है, बहुत ही क्लोज एक दूसरे के पड़ी हुई हैं। टू अकाउंट फॉर दिस, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट वुल्फगैंग पॉली, है ना, ये पॉली नाम के एक साइंटिस्ट थे, सजेस्टेड दैट दीज टू क्लोजली स्पेस लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत क्लोज जो ऐसे लाइंस एक दूसरे के पड़ी हुई हैं, वो एक्चुअल में दो स्टेट्स बता रही हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एंड दीज स्टेट्स वर लेटर आइडेंटिफाइड एज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और बाद में इन्हीं स्टेट्स को स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। ओके, नाउ इन 1925, ओके, अलेनबेक एंड गाउडस्मिट, ये अलेनबेक और गाउडस्मिट दो दूसरे और साइंटिस्ट थे। दे सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस आइदर इन अ क्लॉकवाइज और एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। ठीक है, नाउ the angular momentum of the electron is not only due to its movement in the orbit, but it also depends upon the spinning around its own orbit। तो जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो सिर्फ अराउंड द ऑर्बिट घूमने के कारण नहीं है, अपनी ही पोजीशन पे भी घूम रहा है ना वो, उसके कारण भी एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट होता है, आता है। ठीक है, सो angular momentum under this condition is known as spin angular momentum, क्योंकि वो अपनी जगह पे भी घूम रहा है ना, तो इसको spin angular momentum बोला जाता है, which is also quantized and can have two values, +12 and -12। +12 corresponds to the clockwise, तो ऑब्वियस चीज है, जो क्लॉकवाइज है मतलब जो सीधा जा रहा है वो +12 हो गया, और जो माइनस है -12, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की ऐसे फिलिंग करते हैं ना एक बॉक्स में, जैसे मैंने आपको भी एस सब शेल में फिलिंग दिखाई थी, तो आपको बताया था मैंने, या तो ऐसे कर दो या ऐसा कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो जो पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और अगर सिंगल सिंगल है तो सारे क्लॉकवाइज होंगे, वो पेयर में आते हैं एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के जो स्पिन है उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो रिजल्टेंट स्पिन होता है, वो जो रिजल्टेंट कोई भी इफेक्ट आ रहा है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, सो पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताई है, इसमें से आप एक को क्लॉकवाइज कह सकते हो और दूसरे को आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए तो आगे की स्लाइड्स देखते हैं। अब देखिए, अब यहां पे क्या किया गया है, क्वांटम नंबर्स के मतलब एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन दिया हुआ है। सो वी हैव द प्रिंसिपल एजीम्यूथल, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द स्पिन क्वांटम नंबर एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट
तो इन टोटल in one shell, okay, in one shell how many electrons are present, वो भी यहां पे बताया है। देखिए सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1, थोड़ा थोड़ा सा याद 9th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आएगा कि वहां बोहर्स मॉडल में हमने KLMN पढ़ा था, तो वहां पे K शेल जो है n इज इक्वल्स टू 1, उसमें सब शेल एक ही होगा, ठीक है, उसमें सब शेल एक ही होगा। कौन सा होगा? दिस वुड बी सिंपली S, दिस इज S एंड P। हमने L की वैल्यू है, ये L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 एंड 1, तो ये पूरा दिखा रहा है फर्स्ट शेल का, ये 2 रोज बता रहे हैं दूसरे शेल के। देखिए इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा, सिर्फ 0, एक ही शेल है ना, ऐसा आता है एक डब्बा। इसमें आते हैं, इसमें भी एक डब्बा आएगा, इसमें आते हैं 3 डिब्बे, याद है अगर आपको, तो हमने P को ऐसे बनाया था, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। सो दिस वुड बी 0, दिस इज -1, दिस इज +1, छोटा सा मैंने बना के सिर्फ डिनोट किया, हम पढ़ इसको ऑलरेडी चुके हैं, ठीक है। सो अब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो एक की स्पिन होगी +½ एक की -½ सिमिलरली इसमें भी देखो s में एक की +½ दूसरे की -½ अब इसमें देखो जो हमारा p सब शेल है, ठीक है, जैसे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, तो ये +½ -½ +½ -½ +½ -½ तो देखो +½ -½ +½ -½ +½ -½ 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में, 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले में फिल हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब है तो ये दोनों मिला के दूसरा शेल ना, ये दोनों मिला के सेकेंड शेल है, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, यही पढ़ा है ना हमने कि हमारा L शेल जो होता है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, ओके। चलिए आगे, अब आता है हमारा थर्ड शेल। थर्ड में आप देखिए L इज इक्वल्स टू 0, L इज इक्वल्स टू 1, और इसमें L इज इक्वल्स टू D एक और आएगा, ठीक है, ये रहा तीसरा वाला, ठीक है। सो इसमें 3 दिए हुए हैं, देखिए 1 2 एंड ये तीसरा। तो अब हम 2 को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 1 एंड 2, ठीक है। इसके हिसाब से ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया तीसरा वाला D, ओके। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S का तो 0 होता है, P का होता है +1 -1 0 +1, तो -1 0 +1, ये +½ -½ +½ -½ हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं कि S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। D में मैंने आपको बताया था, अब D में क्या हो गया, -2 -1 0 +1 +2, तो 5 आएंगे, ठीक है। इसमें अब आप देखोगे तो D में फिलिंग कैसे होती है, मैं यहां D को बनाता हूं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम वैसे ही +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ एंड -½ ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स का डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज प्लस, है ना। अब वहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10। अब आप ध्यान से देखना, थर्ड शेल जो है उसमें है 3s 3p एंड 3d। अभी हमने यही देखा था, देखिए ये है थर्ड हमारा शेल, इसमें हमारा है 3s 3p और 3d, 3 है। s में भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 और 8, d में 10, टोटल कितने हो गए, 10 + 6 16 + 2 18। और हमने यही पढ़ा है कि जो हमारा l शेल होता है, ये l शेल है, M शेल है, सॉरी, ठीक है, KLM शेल है ये। सो M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पढ़ा है ना कि हमारा जो K शेल है उसमें 2, L शेल जो है उसमें 8, फिर M शेल जो है उसमें 18, और जो N शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन, 32 2 8 18 32 इस तरीके से होते हैं। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 6 + 2 + 10, ये हो गया हमारा 18। क्लियर, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अप टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है शेल नंबर 4, दैट इज N। अब देखिए जो ये L इज इक्वल्स टू 0 और L इज इक्वल्स टू 1 है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पहली स्लाइड जैसे हैं। यहां S सब शेल है, ये P है, M इज इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहां 0 रहेगा, यहां पे -1 0 +1 है क्योंकि 3 ब्लॉक्स होते हैं उसमें, है ना। यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन है और यहां पे हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यह आता है डी सबशेल। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या देख लिए थे, 0 1 sp, और यहां पे अब आता है हमारा डी सबशेल। तो ध्यान से देखिए, डी सबशेल में 5 होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने आपको ये बताया भी हुआ है, देखिए ध्यान से, कि डी सबशेल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो -1 -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, सो ये -2 -1 0 +1 +2 है। ठीक है, ये -2 और -1 की जगह स्वाइप है, अदरवाइज कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सो दिस इज सपोज टू बी -2 and this is supposed to be -1, rest everything would remain same। अब बाकी वहां देखिए, +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ एंड -½ हर जगह इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है उसमें +½ और -½ है, और लास्ट में देखिए आप 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से फिलिंग हो जाएगी, यूं, ये हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट आता है L3, L इज इक्वल्स टू 3, हमारा एजीम्यूथल 3 है, F सबशेल, M-3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये उसके साथ है, क्योंकि जो हमारा F सबशेल होता है ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, सेम वही +½ -½ +½ -½ एंड सो ऑन। ठीक है, हर जगह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब आप टोटल देखिए, यहां पे टोटल देखिए, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 18, 2 और 6 8, सॉरी, +10 18 हो गए, और वो 18 और ये 14, टोटल मिला के कितने हो गए हमारे, 32। ठीक है, सो 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एन शेल में थे। ये हमने बोहर्स में भी, जो हमारा बोहर्स एटम था, एटॉमिक मॉडल था, उसमें पढ़ा था, KLMN। सो KLMN में कैसे होते हैं, 2 8 18 32। सो हमारा एन में 32 जस्टिफाई हो गया कि किस तरीके से अलग अलग सब शेल्स में मिला के 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी के साथ हमारे यहां पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब अगर आपको अपने वीडियोस को सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। सबसे पहला सजेशन तो होता है यूट्यूब पे ही आप प्लेलिस्ट सर्च करिए। प्लेलिस्ट अगर नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको JEE और नीट मिल जाएंगे। JEE और नीट में दोनों में आपको ऊपर मेन JEE और नीट और नीचे फाउंडेशन कोर्सेज के वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे डिफरेंस इतना है, JEE में आपको यहाँ मैथ्स मिलेगा और नीट में आपको यहाँ बायो मिलेगा, बाकी दोनों हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहेंगे। क्लियर, चलिए अब जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पे मॉड्यूल ओपन होगा। मॉड्यूल में यहाँ पूरे डिटेल दिए हुए हैं कोर्स के, और नीचे आपके चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। अब आप जैसे ही किसी वीडियो पे टच करेंगे, आप किसी चैप्टर पे टच करेंगे, वहां एक ड्रॉप बॉक्स आएगा, उस ड्रॉप बॉक्स में सारे ऑर्डर वाइज सारे वीडियोस दिए हुए होंगे। ठीक है, सो ऑर्डर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जितनी बार जो वीडियो देखना है आप उसको वॉच नाउ पे क्लिक करके अपने वीडियो को देख सकते हो। और देखिए यहाँ पे साइड में प्ले बटन है, प्ले बटन करिए, यूट्यूब का प्लेयर यही आपके लिए वेबसाइट पे चल जाएगा। क्लियर, मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन धीरे धीरे करके स्टेप है फॉर JEE एंड नीट, और साथ ही साथ में JEE और नीट, ये सारे वीडियोस आपको सबकी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से 100% फ्री में मिलती है। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।